गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीपीएस क्लासेज। हम पढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता के बारे में। कल हमने एफसीसी की संकुलन क्षमता निकाली थी जो 74% थी। आज हम पढ़ेंगे बीसीसी की संकुलन क्षमता के बारे में। कल हमने एफसीसी की संकुलन क्षमता निकाली थी, 74% आई थी। आज हम बीसीसी की बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। हमें पता होना चाहिए पहले कि जो बीसीसी है, जो अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोशिका है, उसमें अवयवी कण कहाँ उपस्थित होते हैं। ये कोई घनीय क्रिस्टल है या जालक है। तो बीसीसी में क्या होता है, जो अवयवी कण होते हैं वो 8 तो कोनों पर उपस्थित होते हैं और एक अवयवी कण होता है वो पूरे क्रिस्टल के केंद्र में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित होता है? पूरे क्रिस्टल के केंद्र में उपस्थित होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। जो क्रिस्टल के केंद्र में उपस्थित होता है वो किसी को नहीं छूता है। इस क्रिस्टल की खास बात क्या होती है, इसके जो कोनों के ऊपर जो अवयवी कण होते हैं वो एक दूसरे को नहीं छूते हैं। कॉर्नर पर जो अवयवी कण होंगे वो एक दूसरे पर नहीं छूते हैं, बल्कि जो ये विकिरण बनेगा, काई केंद्रित विकिरण बनेगा, उसके ऊपर क्या करेंगे, ये गोले एक दूसरे को छुएंगे। कोनों के अवयवी कण हैं वो एक दूसरे को नहीं छूते हैं। तो कैसे छुएंगे? ये काय केंद्रित विकिरण पर गोले एक दूसरे को छूते हैं या अवयवी कण एक दूसरे को छूते हैं। बात करें पहले इसमें अवयवी कणों की संख्या की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 8 तो कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं प्लस एक क्रिस्टल के केंद्र में, पूरे क्रिस्टल के केंद्र में उपस्थित होता है। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या हमने निकाली थी, 2 थी। बीसीसी में कुल उपस्थित अवयवी कण हमने देखा था उसमें कि 8 कॉर्नर पर है, तो 1/8 गुणा 8 प्लस 1 पूरे क्रिस्टल जालक के केंद्र में था, जो किसी के साथ विभाजित नहीं होता है। ये हो जाएगी 1 + 1 = 2। तो ये जो घनीय क्रिस्टल है ये कुल 2 अवयवी कणों के द्वारा निर्मित होता है। इसके निर्माण में कुल 2 अवयवी कण है वो भाग लेते हैं। बात करें हम घन की भुजा की, तो माना घन की भुजा क्या है, A है, और जो अवयवी कण या गोले हैं उन गोलों की त्रिज्या है वो है r, ठीक है। अब इसकी बात करें, ये जो अवयवी कण है वो एकदम कहाँ उपस्थित होगा, क्रिस्टल जालक के केंद्र में उपस्थित होगा। तो देखिए ये एक विकिरण और बनेगा यहाँ पे, और फिर ये विकिरण है, इस पर क्या होगा, ये जो अवयवी कण है वो उपस्थित होगा, ठीक है। अगर गोलों की बात करें तो एक गोला कहाँ हो जाएगा, इसके कॉर्नर पे, एक गोला इस कॉर्नर पे, एक गोला कहाँ हो जाएगा, बीच में, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें A, B, C, D
EFGH। ठीक है, कॉर्नर को हमने नाम क्या दे दिए, ABCDEFGH। मैंने पहले ही कहा था जो गोला फलक के केंद्र में उपस्थित होगा या पूरे कायिक मतलब कृष्ण जालक के केंद्र में उपस्थित होगा, वो पूरा का पूरा इसमें यूज होगा। हमने क्या माना है, गोले की त्रिज्या को R माना है। R माना है तो इसकी त्रिज्या R इधर हो गई, R इधर हो गई। ये जो गोला है वो आधा बाहर निकला हुआ रहेगा, ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है। तो ये बाहर त्रिज्या R है, अंदर R है, तो बाहर वाली त्रिज्या इसके में प्रयुक्त नहीं हो रही है, तो केवल त्रिज्या R होगी। इसमें भी जो व्यास है उसका आधा पार्ट बाहर रहेगा, आधा पार्ट अंदर रहेगा, तो एक R इधर आ जाएगी। तो जो विकिरण है AE, जो पूरे कृष्ण जालक में जो विकिरण बन रहा है AE, वो किसके बराबर हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा R + 2R बराबर 4R। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस गोले की केवल त्रिज्या काम में आएगी इस विकिरण पे, इस गोले की भी त्रिज्या, लेकिन जो बीच वाला गोला है वो पूरा का पूरा इस विकिरण पे उपस्थित है, तो इसका पूरा का पूरा व्यास क्या होगा, इस विकिरण पर उपस्थित होगा। तो इस विकिरण की लंबाई हो जाएगी R प्लस ये 2R हो गए, तो R और 2R 3R और 1R इस गोले का 4R। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो AE बराबर क्या हो गया, 4R हो गया। अब ये तो हमने निकाला है इस त्रिज्या के आधार पर, अब हम निकालेंगे घन की भुजा के आधार पर। हमने क्या माना है, घन की जो भुजा है वो A है, तो घन की भुजा A है, तो सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें AE का मान निकालना है। अब AE है वो पूरे जालक का विकिरण है और वो एक दूसरे विकिरण पे बन रहा है, तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, AB निकालनी पड़ेगी। AB निकाल लेंगे तब जाकर इस विकिरण के बारे में पता होगा। पहले हम देखते हैं AEB या ABE, ये जो समकोण त्रिभुज AB है, समकोण त्रिभुज ABE में इसमें AE विकिरण है, तो जो AE का स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा AB के स्क्वायर और BE के स्क्वायर के। ये जो विकिरण AE है इसका स्क्वायर है वो AB के स्क्वायर और BE के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब BE का मान तो क्या है, BE तो घन की भुजा है, तो ये भी कितनी हो गई, A हो गई। लेकिन यहाँ पे AB क्या है, इसका विकिरण है। ठीक है, तो AE स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BE का मान यहाँ पे कितना है, A। BE क्या है, इस घन की भुजा है। ठीक है, अब हमें AB चाहिए। AB का मान निकाल सकते हैं इस त्रिभुज से। हमें पता है ये भुजा A है, ये भुजा भी A है और ये एक समकोण त्रिभुज और बन रहा है। अब बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज CBA में या ABC में ABC में ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी इसको हम लिखेंगे BCA, क्योंकि C पे समकोण रहेगा, BCA में। ठीक है, BCA क्योंकि ये विकिरण है, समकोण है, वो C पे बनेगा। ठीक है, BCA में AB का जो स्क्वायर है, AB यहाँ पे क्या है, विकिरण है, तो AB का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, AB यहाँ पे विकिरण AB का स्क्वायर है वो BC के स्क्वायर और AC के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हमने पहले कहा था ये भी घन की भुजा है, तो BC का मान भी A हो गया और जो AC है वो भी घन की भुजा, इसका मान भी क्या हो गया, A हो गया। तो जो AB का जो स्क्वायर है वो बराबर आ जाएगा A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। A यहाँ पे BC का मान है, AC का मान भी क्या है, A, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो A का स्क्वायर। तो जो AB का स्क्वायर है वो हो गया 2A स्क्वायर के बराबर। जो AB है वो किसके बराबर आ गई, √2A स्क्वायर। A का स्क्वायर है तो अंडरूट हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 2 कहाँ रह जाएगा, अंडरूट में। AB बराबर आ गया √2A। तो AB किसके बराबर आ गया है, √2A के। ये हमने AB का मान निकाल लिया है। ठीक है, AB बराबर आ गया √2A, तो AB का मान हम यहाँ रखेंगे। तो AE का जो स्क्वायर था वो था AB के स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर। AB का मान हमने निकाला है √2A, और √2A का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा A का स्क्वायर। तो A का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा √2 की स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 2, और जो A की स्क्वायर है यहाँ पे A है, इसकी घात 2 लगाते क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर। ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो AE बराबर क्या आ जाएगा, √2A स्क्वायर और एक A स्क्वायर मिलकर कितने हो गए, 3A स्क्वायर। और
ए स्क्वायर तो निकल जाएगा बाहर क्योंकि स्क्वायर है, इसका रूट करेंगे तो अंडर रूट में क्या रह जाएगा 3। तो ए बराबर क्या आ गया यहाँ पे अंडर रूट 3a, ये ए का मान आ गया है। हम यहाँ कह रहे हैं जो ए है वो 4r के बराबर है और हम यहाँ पे कह रहे हैं ए है वो अंडर रूट 3a के बराबर है। ठीक है, अब हम ए का मान दोनों जगह क्या रखेंगे, एक समान रखेंगे या बराबर रखेंगे, तो देखते हैं क्या मान होता है। हम यहाँ कह रहे हैं ए बराबर 4r है और हम यहाँ लिख रहे हैं ए है वो किसके बराबर है अंडर रूट 3a के बराबर है। इसका मतलब अंडर रूट 3a है वो 4r के बराबर हो गया और जो a है वो बराबर हो गया 4r अपॉन अंडर रूट 3 के। ये a का मान आ गया है, a है वो किसके बराबर आ गया 4r अपॉन अंडर रूट 3 के। चूँकि हमने लिखा था कि इसमें कुल कितने अवयवी कण हैं, अवयवी कण हम किस आकार के मानते हैं, गोलाकार मानते हैं। अवयवी कण या गोलों की संख्या कितनी है, इसमें 2 है, 2 थी क्योंकि 8 कॉर्नर पर थे और एक इकाई के अंदर कृष्ण जालक के, तो 8 में 8 का भाग दिया, 1 आ गया 2। अगर गोलों के आयतन की बात करें तो गोलों का आयतन क्या हो जाएगा भाई, एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। कुल 2 गोले हैं तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब गुणा 2। बात करें कृष्ण जालक की, तो जो कृष्ण जालक है वो घनाकार है, तो जो घन का आयतन है वो क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब और हमने a का मान निकाल लिया है। a का मान हो गया 4r अपॉन रूट 3 और इसकी पावर 3 या क्यूब। ठीक है, अब हम इसकी क्या निकालेंगे, संकुलन क्षमता निकालेंगे। संकुलन क्षमता का सूत्र क्या होता है, संकुलन क्षमता में ऊपर तो क्या होता है किसी कृष्ण जालक में उपस्थित अवयवी कण या गोलों का आयतन बट्टा उस घन का कुल आयतन। संकुलन क्षमता बराबर कृष्ण जालक में उपस्थित गोलों का आयतन बट्टे घन का कुल आयतन। चूंकि बीसीसी के निर्माण में केवल 2 ही गोले प्रयुक्त होते हैं, 2 ही अवयवी कणों से क्या होता है इसका निर्माण होता है, तो इसका जो आयतन हो जाएगा 2 गोलों का वो हो जाएगा 2 × 4/3 पाई r क्यूब। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बात करें घन का कुल आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब और a का मान है 4r अपॉन अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 4r अपॉन अंडर रूट 3 की क्यूब। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 पाई r क्यूब। ठीक है, ये 3 बट्टे में आ जाएगा गुणा रूट 3 है उसकी क्यूब ऊपर चली जाएगी, तो रूट 3 की क्यूब ऊपर चली जाएगी, तो रूट 3 को हम 3 बार लिख देते हैं, ये ऊपर चला गया। ठीक है, नीचे 4 की क्यूब, 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना आता है 16 × 4 64 और ये हो गए r क्यूब। ठीक है, r क्यूब से r क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है वो इन 2 रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 का 8 बार भाग देते क्या हो जाता है 64 हो जाता है। ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गई पाई और रूट 3। पाई का मान होता है 22/7 गुणा रूट 3। नीचे पहले से क्या बचा हुआ है 8 बचा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 22√3 गुणा बट्टा 7 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आएंगे 56 आ जाएंगे। ठीक है, 56 आ जाएंगे, तो देखिए इसमें लगभग 56 का भाग देंगे तो जो एग्जैक्ट मान है वो आता है 0.68 के लमसम, 0.68 के। रूट 3 का मान आप रख सकते हो 1.732 यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इसके अगर आप आगे हल करो तो 22 गुणा 1.732 क्या होता है रूट 3 का मान होता है। इसमें 56 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 0.68। 0.68 क्या आ गई है, इसकी संकुलन क्षमता आ गई है। संकुलन क्षमता कितनी है 0.68। प्रतिशत लगाते हैं इसको, किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते ही प्रतिशत संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी 68%। तो ये ध्यान रख लेना, हमने पढ़ा था एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी आई थी 74%, 74%। और बीसीसी की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी आई है 68%। ठीक है, अब तीसरी एक और है घनीय संरचना एचसीसी, जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका थी उसकी हम संकुलन क्षमता और निकालते हैं।
SCC की संकुलन क्षमता। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो SCC है सरल घनीय एक कोष्ठिका है उसमें अवयवीकरण कहाँ उपस्थित होते हैं। इसका तो सिंपल सा आपको बता रखा है कि इसमें केवल कॉर्नर पर क्या होते हैं, घन के कोनों पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। केवल घन के कोनों पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं तो वो एक दूसरे को जरूर छूते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसमें क्या होता है, केवल कोनों पर अवयवीकरण क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। अतः वे एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ठीक है, बात करें हम SCC की, तो SCC में उपस्थित कुल अवयवीकरण SCC में सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्या होते हैं, केवल कॉर्नर पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं। 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो केवल एक अवयवीकरण उपस्थित रहता है। हम मान लेते हैं, ये देखो चित्र बना देता हूँ आपको। ये कोई घन है जिसके केवल कॉर्नर पर क्या रहेंगे, अवयवीकरण उपस्थित रहेंगे। अब ध्यान रखना है, जो कॉर्नर पर अवयवीकरण उपस्थित रहते हैं वो आधा तो क्या रहता है, अंदर की तरफ रहता है, आधा क्या रहेगा, ऐसे बाहर की तरफ रहेगा। इसी प्रकार से हम इसकी त्रिज्या को r मानते हैं और जो भुजा होती है उसकी लंबाई को क्या मानते हैं, a मानते हैं। ध्यान रखना, घन की भुजा है उसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, घन की भुजा बराबर क्या है, a है। और जो गोले हैं, अवयवीकरण है, उन गोलों की त्रिज्या क्या है, r है। क्योंकि इसमें केवल एक ही गोला उपस्थित है, एक ही अवयवीकरण से क्या होता है, इस क्रिस्टल जालक के निर्माण होता है। तो उस अवयवीकरण या गोले की जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, अवयवीकरण है वो गोलाकार है, गोले का जो आयतन है वो हो जाएगा 4/3 पाई r³। ठीक है, घन की बात करें तो यहाँ पे जो घन है वो घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा को a मान रखा है। अब ध्यान से देखिए, ये r है इतनी और ये इतनी r है, तो ये कुल मिलाकर कितनी हो गई, 2r। और वैसे हम भुजा को क्या मान रहे हैं, a, तो a बराबर यहाँ पे क्या आ गया, a बराबर है 2r, a बराबर क्या है 2r। तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, a³। तो हम लिख सकते हैं a की जगह 2r की होल क्यूब। ठीक है, ध्यान दे लेना, ये दो गोले वो एक दूसरे को स्पर्श करेंगे क्योंकि इसमें केवल कॉर्नर पर क्या है, अवयवीकरण उपस्थित है। और जो अवयवीकरण उपस्थित होते हैं, तो जो कॉर्नर पर अवयवीकरण उपस्थित होते हैं उसका आधा पार्ट क्या होता है, 8वां हिस्सा इसमें भाग लेता है, लेकिन आधा भाग बाहर रहेगा, आधा बाहर इधर, इधर आधा, इधर आधा। और जो गोला होता है वो क्या करती है, ऐसी होती है, वो इधर चारों ओर क्या रहेगा, आधा अंदर रहेगा और आधा क्या रहता है, बाहर रहता है। ठीक है, तो a का मान है वो r+r कितना हो गया, 2r। ठीक है, अब बात करें संकुलन क्षमता की, तो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है गोलों का आयतन बट्टे घन का आयतन, घन का कुल आयतन। गोले का आयतन है 4/3 पाई r³, जबकि जो घन का आयतन है वो है 2r की होल क्यूब। इसको हल करेंगे तो ये 4/3 को बट्टे में ले आते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7, ये हो गई r³। 2r³, 2 की जो क्यूब होती है उसका मान होता है 8 इंटू r³। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और जो 4 एकम 4 और 4 दूने 8, 2 एकम 2 और 11, ये हो गए 11/21। जो 11/21 है इसका मान अगर आप निकालोगे तो इसका मान लगभग आएगा 0.524। तो जो संकुलन क्षमता है वो इसकी आ जाएगी 0.524। क्योंकि प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालते हैं, हमेशा प्रतिशत में पूछी जाती है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता या संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, 52.4%।
ठीक है, तो ध्यान रख लेना। तो हमने पढ़ लिया एचसीसी की जो संकुलन क्षमता है वो आई है 52.4%। उसके बाद में बीसीसी की जो संकुलन क्षमता है वो है 68%। और सबसे ज़्यादा होती है एफसीसी की संकुलन क्षमता, वो होती है 74%। इसमें से केवल एक नंबर का क्वेश्चन आता है, तो डेरिवेशन आना बहुत मुश्किल है। सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है एचसीसी, एफसीसी, एफसीसी, इन तीनों में से किसी की संकुलन क्षमता पूछ सकते हैं, या सबसे अधिक व सबसे कम संकुलन क्षमता किसकी होती है। तो सबसे अधिक एफसीसी की होती है, जितनी एफसीसी की होती है उतनी एचसीपी की होती है और सीसीपी की होती है, ये भी ध्यान रख लेना। एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी की लगभग संकुलन क्षमता जो क्या होगी, समान होगी। तो एचसीसी की 52.4 या 52.4% होगी जो सबसे न्यूनतम है। उसके बाद में बीसीसी की 68% और एफसीसी की 74%। संकुलन क्षमता से क्या पता लगता है, एफसीसी में जो रिक्त स्थान है, रिक्तिकाएँ हैं, वो बहुत ही कम होगी। अब देखिए संकुलन क्षमता 74% है, इसका मतलब रिक्ति कितनी है, उसमें 26% है। 100 में से कम कर लीजिए 74 को, रिक्ति 26% रहेगी। बीसीसी में 68% क्या है, संकुलन क्षमता है, तो रिक्ति कितनी परसेंट हो जाएगी, 32%। जबकि एचसीसी में 52.4% क्या है, संकुलन क्षमता है, तो जो 47.6% है वो क्या रह जाएगी, इसमें रिक्ति रह जाएगी। धन्यवाद बच्चों, ये आज आपको मैंने अवयवीकरणों के बारे में बता दिया, फिर संकुलन क्षमता के बारे में बता दिया। ये इस पार्ट के 3 डेरिवेशन थे। वैसे इस पार्ट में से डेरिवेशन बहुत कम आती है, लेकिन 2018 के पेपर में 1 नंबर की क्वेश्चन एक डेरिवेशन आया था इसमें से, बाकी चांसेस बहुत कम रहते हैं, केवल सीधा सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़िए। धन्यवाद।